हेलो हेलो हेलो। लाइव। नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम शानदार हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो चलिए भाई, 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी और आज क्लास मैंने सोचा कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्लास करवा लेनी चाहिए। तो मैं सीधा ही बस हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। अब आपको पता भी है कि मेरा जो बेटा है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इन्फेक्शन उसके मतलब पेट के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से उसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और वो एडमिट है अभी आईसीयू में ही। तो अभी मैं हॉस्पिटल से जस्ट उसको उसके फादर के पास छोड़कर आपकी क्लास लेने के लिए आई हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाओ और मुझे बता दो आपको आवाज़ वगैरह आ रही है ना क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी तरीके की, किसी बच्चे को बोलो। चलिए भाई। 2 दिन से क्लास मैंने टेलीग्राम में आपको मैसेज भी डाला था प्यारे बच्चों कि जो मेरा बेटा है उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन मतलब उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है बार बार हर 2 घंटे में 102 103 इस तरीके से। तो वो आईसीयू में एडमिट है और मैं उसी के पास हूँ 2 दिन से। अभी थोड़ा सा उसे रिलीफ है, आराम है। तो मैं आप लोगों की क्लास लेने अभी सीधा हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भी एक फ़ायदा है कि जो हमारा स्टूडियो है वो हॉस्पिटल के पास ही है। तो कल और परसों तो बिल्कुल नहीं आ सकती थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इसीलिए मैं अब आपकी क्लास लेने आई हूँ। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक भाई, समझ में आई? चलो भैया, मैंने आपको बताया था कि छुट्टियों का रीज़न क्या हो रहा है। तो छुट्टियों का रीज़न जो रहा है वो मैंने आपको बताया। चलिए आइए अब क्लास को करना शुरू करते हैं। तो भाई टॉपिक चल रहा था हम लोगों का सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है वो मैंने आपको बताया इसमें कि हम हमारे दिल के बारे में पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है परिसंचरण तंत्र। दिखाई सबको सही दे रहा है? बिल्कुल सही चल रही है क्लास, आवाज भी सही पहुंच रही है, कोई परेशानी है नहीं, है ना? चलिए, तो मैंने इसमें आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम अपने बॉडी के अंदर जो हमारा दिल है या हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को मैंने पिछली क्लास में बताया था एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और परिसंचरण तंत्र की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? विलियम हार्वे जी ने करी थी 1628 में। और ये 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अभी तो आराम है इसीलिए मैं आपकी क्लास लेने के लिए आई हूं, बट अभी उतना आराम नहीं है, लेकिन पहले से तबीयत काफ़ी बेटर है। ठीक है, अब आप लोगों को जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम से, वहां हम कहां तक पहुंचे थे? तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, मानव का परिसंचरण तंत्र जो है, इसमें हम कुल मिलाकर 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, इसी सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारे हार्ट के बारे में, हमारे हृदय के बारे में। और इसी सिस्टम में जो दूसरी चीज है हम लोगों को पढ़नी है वो है ब्लड वेसल्स, यानी कि हम लोगों की रुधिर वाहिकाएं। तो आज मैं आपको रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है, रुधिर वाहिकाएं, एक आधा पॉइंट मैंने पिछली क्लास में आपको बता भी दिया था रुधिर वाहिकाओं के बारे में। और जो तीसरी चीज यहां पर पढ़ेंगे वो होगा रुधिर, यानी कि ब्लड। ठीक है, जो तीसरी चीज पढ़नी है वो है ब्लड यानी कि रुधिर। अब रुधिर वाहिकाओं को पहले मैं आपको पढ़ा रही थी, क्योंकि जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक आपको दिल की जो क्रियाविधि है वो भी समझ में नहीं आएगी, है ना? तो भाई चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में ही। तो हेडिंग डालेंगे रुधिर वाहिकाएं। हेडिंग रुधिर वाहिकाएं डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको स्टार्ट करा दिया था। एक बार फिर से बता देती हूं कि ये 3 तरीके की थी बेटा। धमनी थी आपकी रुधिर वाहिकाओं का भाग, आर्टरी बोलते हैं जिसको। और आर्टरी के बाद क्या था? दूसरा था शिरा। तो दूसरा भाग था हमारा शिरा यानी कि वेन। ठीक है, और तीसरा जो हमें यहां पे पढ़ना था वो था केशिका। केशिका यानी कि जिसको हम कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी। भैया कोशिका अलग है और केशिका अलग है। ठीक है, दोनों को अलग करके पढ़ना है। कोशिका आपकी कोशिका है जिसको सेल बोलते हो, लेकिन केशिका क्या होता है कभी भी ये पूछे तो ये आपकी रुधिर वाहिका है। यानी ये तीनों आपके शरीर में पतली पतली नसें हैं, इन्हीं में तुम्हारा खून बहता है, इन्हीं के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई?
बेटा 2 दिन की क्लास ऐप में नहीं है रितेश, आप शायद रिकॉर्डेड क्लास लेते हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज की क्लास में अभी अभी ये इन्फॉर्मेशन दी कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। और क्यों नहीं हो रही थी प्यारे बच्चे, ये टेलीग्राम पर भी बताया है और अभी अभी क्लास में भी बताया है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग कि मैम धमनी और शिराओं के बारे में आप हमें पढ़ा रही थी, तो एक बार फिर से धमनी और शिरा के बारे में हमें बताएं। तो चलो एक तरफ हेडिंग डालो आप लोग शिरा और एक तरफ हेडिंग डालेंगे आप लोग धमनी। तो आ जाओ, धमनी और शिरा के बारे में हम लोग करते हैं पढ़ाई शुरू। इधर लिखेंगे धमनी, जिसको हम लोग आर्टरी के नाम से जानते हैं। इधर हम लोग लिखने वाले हैं शिरा, जिसको हम वेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भाई धमनी जो होती है वो क्या काम करती है। तो धमनियाँ आपके हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाती हैं। हृदय से रुधिर कहाँ तक ले जाती हैं? अंगों तक। पिछली क्लास में इसको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, अंगों तक ले जाना। तो जो रुधिर होता है उसको हृदय से अंगों तक ले जाने का जो काम करती हैं वो कर रही होती हैं धमनियाँ। तो क्या करती हैं धमनियाँ? मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू आप लोग बताओगे ऑर्गन। तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक खून को पहुंचाने का काम होता है धमनियों का। अब शिराएं इसका उल्टा काम करती हैं। शिराओं का क्या काम होता है भाई? तो शिराएं जो हैं बेसिकली ये क्या करती हैं? अंगों से खून को उठाती हैं। ये कलर विजिबल नहीं होगा, ये देखो, अंगों से खून को उठाती हैं और उसको हृदय तक पहुंचा कर आती हैं। हृदय तक पहुंचाना यानी उल्टा काम करती हैं। ये अंगों से खून को उठाकर हृदय तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है? शिराओं का होता है। यानी कि ये करती हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ब्लड। लिखना भाई, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। तो हमारे हार्ट तक जो आपका खून है उसको पहुंचाने का काम कर रही है शिरा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। भाई जो धमनियां, इनमें कैसा खून होता है? तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर होता है बेटा, शुद्ध रुधिर पाया जाता है। ये बढ़िया पॉइंट है कि धमनियों में कैसा खून पाया जाता है? धमनियों में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। यानी कि धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड आपको देखने को मिलता है। हमारी धमनियों में कैसा खून होता है? प्योर ब्लड होता है। अब मैम प्योर ब्लड कैसा होता है? तो भाई प्योर ब्लड जो होता है, छोटी आंत में खाने की क्या बोलते हैं? बड़ी आंत में खाने को क्या बोलते हैं? बेटा छोटी आंत में जो खाना रहेगा वो खाना ही है, लेकिन बड़ी आंत में जो आता है उसको मल हम लोग बोल देते हैं, मल। ठीक है, अब एक प्रश्न आप ये शायद ये पूछना चाह रहे हो कि हमारे मुंह में जो खाना रहता है उसको क्या कहते हैं? तो आपके मुंह के अंदर जो खाना है ना, जिसको आप चबाते हो, वो बोलस होता है, लुगदी, और पेट में पहुंचकर वो काइम कहलाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि पेट में जो खाना है वो काइम होता है। ठीक है, मैं आज की क्लास में आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। वो होमवर्क क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और कल की क्लास में मैं आपको उनका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो एक वर्कशीट की तरह मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस दूंगी। आओ बेटा समझो। अब देखो इधर ये क्या काम करती हैं? तो शिराओं में बेटा अशुद्ध रुधिर देखने को मिलता है। शिराओं में कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है शिराओं में। ठीक है, अशुद्ध रुधिर पाया जाता है जो शिराएं होती हैं। समझ में आ गई बात? चलो एक सेकेंड, वो ठीक है। तो शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। भाई शिराओं में पाया जाता है इम्प्योर ब्लड। शिराओं में होता है इम्प्योर ब्लड, यानी कि जो शिराएं हैं वो गंदे खून से भरी होती हैं। अब मैम यहाँ पे आपने प्योर ब्लड लिखा है, यहाँ पे आपने इम्प्योर ब्लड लिखा है। दोनों ब्लड में अंतर बताओ हमें कि प्योर ब्लड किसको कहते हैं और इम्प्योर ब्लड किसको कहते हैं। तो प्योर ब्लड वो है बेटा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, और ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो उसको कहते हैं हम इम्प्योर ब्लड। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो उसको कहते हैं हम इम्प्योर ब्लड। तो शुद्ध खून कैसा होता है? जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है, और जो प्यारे बच्चे
कोई नहीं, मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा आराम है बच्चे को, आपका मतलब मेरे दिमाग में 2 दिन भी यही घूम रहा था। मैं कल भी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं क्लास लूँ, इसलिए मैंने क्लास शेड्यूल भी करा रखी थी। लेकिन वो दिक्कत ऐसी थी कि भाई हर 2 घंटे बाद इतना तेज़ फीवर आ रहा है कि उसको स्पंजिंग करनी पड़ती थी पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी के कपड़े निकाल कर ठंडे बर्फ़ के पानी से स्पंजिंग। और वो उस समय मेरा होना वहाँ ज़रूरी था, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो वो रोता है और जो डॉक्टर्स हैं वो फिर हैंडल नहीं कर पाते, तो यही सारा काम मुझे उसका करना पड़ रहा था बार बार, इसीलिए मैं वो क्लास आपकी नहीं ले पाई। वरना मेरा पूरा मूड था कि मैं आपकी क्लास लूँ। और आज थोड़ा सा ठीक है, आज थोड़ा सा ये था कि तबीयत काफ़ी ठीक है, रात को उसको बुखार आया तो अब सुबह नहीं था, तो अभी मैं डॉक्टर से परमिशन लेकर उसके फादर को, मतलब मेरे हस्बैंड को बिठा कर आई हूँ वहाँ। तो ऐसी कोई दिक्कत होगी तो वो एडजस्ट कर लेंगे, 1 घंटे की ही बात है। चलो आ जाओ। तो प्यारे बच्चे, धमनी जो होंगी इनमें शुद्ध रुधिर होगा। शुद्ध रुधिर कैसा होता है? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है। और शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर कैसा होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, आज मैं तुम्हें थोड़ी अजीब सी भी दिख रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं नहाई भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ, आईसीयू में है बेटा, तो वहाँ ना नहाने की सुविधा ना खाने की सुविधा, इसीलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। खैर एडजस्ट कर लेंगे। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है वो ये कि भाई मैंने बोला कि शरीर की जितनी धमनियां हैं सभी में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन क्या कोई ऐसी धमनी भी है हमारे लिए जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि आपके शरीर में एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मैम शिरा किसे कहते हैं? बेटा हमारे शरीर में पतली पतली, जिसको आपने सुना है ना नसें, ये नसें ही शिरा हैं। तो हमारे शरीर में जो नीली नीली सी तुम्हें देखो यहाँ दिख रही भी होंगी, अपने हाथ पैरों में दिखती हैं, ये आपकी शिराएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो भाई एक धमनी ऐसी है शरीर की जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर कर लिखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर कर लिखेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि शरीर की कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय धमनी, आप बताएंगे फुफ्फुसीय धमनी जो होती है हमारे शरीर की, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो कौन सी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है? तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय धमनी। तो हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे वो है फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, पुल्मेनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, पुल्मेनरी आर्टरी। तो जो पुल्मेनरी आर्टरी होती है इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो आपको कभी भी पूछे कि जो पुल्मेनरी आर्टरी है इसमें कैसा ब्लड होता है, तो आप बताएंगे पुल्मेनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। चलो आओ आगे बात करते हैं शिराओं की। भाई मैंने कहा शिराओं में होता है अशुद्ध रुधिर, सारी शिराओं में गंदा खून है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। ठीक है, अब सारी शिराओं में शुद्ध रुधिर है, तो भाई एक शिरा ऐसी भी है क्या मैडम जिसमें जिसमें अच्छा खून होता है, शुद्ध रुधिर होता है? तो बिल्कुल है। कौन सी है आपको पूछेगा, तो इस पॉइंट को भी नोट कर कर लिखो। आपके शरीर की एक शिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, तो लिखना फुफ्फुसीय शिरा। तो भाई जिसके नाम के आगे फुफ्फुसीय लग जाता है ना, वहां पर बात उल्टी हो जाती है। अगर केवल शिरा की बात करें, केवल शिरा लिखा हुआ है, बात करें तो गंदा खून होगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर शिरा शब्द के आगे फुफ्फुसीय शब्द लग जाए, पुल्मेनरी वर्ड लग जाए, तो बात उल्टी हो जाएगी, यानी फिर इसमें होगा शुद्ध रुधिर। फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रुधिर होता है भाई? शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है। तो आंसर करके आओगे पुल्मेनरी आर्टरी, आंसर करके आना पुल्मेनरी आर्टरी, सॉरी वेन, क्योंकि हम तो शिरा की बात कर रहे हैं ना। पुल्मेनरी वेन जो होती है इसमें होता है अशुद्ध, वैसे तो मतलब अशुद्ध रुधिर है सारी शिराओं में, लेकिन पुल्मेनरी वेन जो होती है इसमें होता है शुद्ध रुधिर। तो ये एक मेन पॉइंट था जो आपको आगे चलकर अभी मैं समझाऊंगी और चीजों को याद रखना है यहां तक। तो सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर, केवल फुफ्फुसीय धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर, सारी शिराओं में अशुद्ध रुधिर, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा ऐसी जिसमें शुद्ध रुधिर। ठीक है, चलो आओ अब आगे बढ़ रहे हैं। अब और पॉइंट पढ़ेंगे भाई धमनियों और शिराओं के बारे में। अब धमनियों और शिराओं के बारे में अगर मैम हमें और पॉइंट्स पढ़ने हैं तो किस तरीके से अब हम लोग और पॉइंट्स को पढ़ना करेंगे शुरू। एक सेकेंड रुकना।
तो अगर हम लोगों को पुलमेनरी धमनी और पुलमेनरी शिरा के अंदर और पॉइंट्स हैं जो क्लियर करके चलने हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो आओ बेटा, इधर फिर से लिखना है धमनी और इधर फिर से लिखना है शिरा। आर्टरी लिखेंगे और इधर लिखेंगे हम शिरा, यानी कि वेन। चलो अगला पॉइंट, मैम शिराएं हमारे शरीर में कहाँ होती हैं और धमनियाँ कहाँ होती हैं? तो अगर आप धमनियों को देखना चाहो ना, तो आपको बड़ी स्किन के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपकी त्वचा के बड़े अंदर हैं जो धमनियाँ हैं, शरीर के बड़ी अंदर की तरफ हैं जो धमनियाँ होती हैं, ठीक है? पिंक पेन नहीं चलाएंगे। तो बेटा धमनियाँ कहाँ होती हैं? तो आप बताओगे त्वचा के भीतर, त्वचा के भीतर स्थित होती हैं। ये त्वचा के भीतर स्थित होती हैं, यानी कि आपके शरीर के बहुत अंदर की तरफ होती हैं, ये आपको दिखाई भी नहीं देती हैं, ठीक है? तो लिखेंगे डीप टू स्किन, डीप टू स्किन होती हैं, त्वचा के अंदर होती हैं, आपको नॉर्मली दिखाई भी नहीं देती हैं धमनियाँ जो होती हैं, ठीक? अब मैं अभी बताऊंगी आगे, मैंने बोला ना सूरज की, अभी मैं आपको आगे बताती चलूंगी। जब आपको पूरा हार्ट का फंक्शन समझाऊंगी ना, तो वहां बताऊंगी कि पुलमेनरी वेन और पुलमेनरी जो शिरा होती है वो कहाँ कहाँ होती हैं, वहां बताऊंगी। अभी आप लिखते चलो पॉइंट्स। यहाँ देखो, शिराएं कहाँ होती हैं? त्वचा की सतह पर होती हैं। ये त्वचा की सतह पर पाई जाती हैं, त्वचा की सतह पर पाई जाती हैं, ठीक है? तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? त्वचा की सतह पर पाई जाती हैं। ये होती है सरफेस ऑफ द स्किन। आपकी जो सरफेस है स्किन की, सरफेस ऑफ द स्किन, भाई आपको दिख रहा है ना, अभी मैंने दिखाया था, ये नीली नीली सी जो दिख रही है आपकी त्वचा पर, ये कई बार डॉक्टर भी देखता है ऐसे करके, और नीली नीली दिखती है, फिर उनमें इंजेक्शन लगाता है, खून लेता है ना? तो ये आपकी क्या होती है? शिराएं होती हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, ये है आप लोगों की शिराएं। क्लियर? समझ में आई बात? चलो, तो शिराएं कहाँ होती हैं? त्वचा की सतह पर, और धमनियां कहाँ होती हैं? त्वचा के भीतर होती हैं बहुत ज्यादा। बात करते हैं कि सबसे बड़ी धमनी की बात करते हैं, ये प्रश्न आता है एग्जाम में, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी, अगर हम बिगेस्ट वेन की बात, आर्टरी की बात करते हैं, सबसे बड़ी धमनी जो है शरीर की, वो कौन सी है? बिगेस्ट आर्टरी, ये पूछ लेता है। तो सबसे बड़ी धमनी जो हमारे शरीर की है उसका नाम है महाधमनी। उसको कहा जाता है भाई महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। तो महाधमनी, अओर्टा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी के नाम से जानी जाती है, अओर्टा या महाधमनी। अगर आपको कभी भी पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा, तो आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, बिगेस्ट वेन कौन सी होती है। तो भाई अगर हम बिगेस्ट वेन की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी शिरा होती है महाशिरा। सीधी सी बात है, महाधमनी महाशिरा, ये सबसे बड़ी शिरा और धमनी होती है। तो सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है महाधमनी और सबसे बड़ी शिरा का नाम होता है महाशिरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा, इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा। अब दिक्कत ये है कि भाई महाधमनी तो एक ही है हमारे शरीर में, एक ही है, और यही सबसे बड़ी धमनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी शिरा की बात करते हैं ना, सबसे बड़ी शिरा है महाशिरा, और महाशिरा दो हैं बेटा, महाशिरा दो हैं। अब दो हैं तो दोनों में कौन सबसे बड़ी है ये पूछ ले, या सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि कौन कौन सी महाशिराएं हैं, ठीक है मैम? डाइजेस्टिव सिस्टम में बलगम क्या होता है बेटा? बलगम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है बेसिकली। ये तो आपके लंग्स में जब कफ जम जाता है ना, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होकर कफ जम जाता है, उसी को हम लोग बलगम की फॉर्म बोल देते हैं। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होगा बेसिकली, वो आपके लंग्स के अंदर होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि हम लोग ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाकर हमारी जो पेट की सेल होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं। वो पेट की सेल जो होती हैं डैमेज होने के बाद उनसे कफ बन जाता है। वो आप जब खांसते हो या कई बार आपको पेट में दर्द होता है या कई बार जो कफ होता है वो फिर बाहर निकलता है, ठीक है? शिरा में गंदा खून होता है क्या? हाँ बेटा, बताया ना, शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, अभी अभी तो लिखवाया देखो। लेकिन एक शिरा को छोड़कर, एक शिरा कौन सी? फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर सारी शिराओं में गंदा खून होता है, ठीक है? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। डॉक्टर इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, हाँ जी, ये कहानी भी अभी बताऊंगी, अभी सुनते चलो। देखो, दो प्रकार की होती है महाशिरा, कौन कौन सी? एक होती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एक सेकेंड, एक होती है भाई सुपीरियर वेना कावा, ठीक है? वेना कावा,
इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपोवाही, अपोवाही, ठीक है, अपोवाही महाशिरा, इसको बोलते हैं अपोवाही महाशिरा हिंदी में। और दूसरी होती है इन्फीरियर, दूसरी है इन्फीरियर वेना कावा, दूसरी है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। दूसरी कौन सी है भाई? इन्फीरियर वेना कावा। तो दूसरी होती है बेटा एक होती है सुपीरियर और एक होती है इन्फीरियर। अच्छा, इन्फीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं? अधोवाही, इसको बोलेंगे अधोवाही, अधोवाही महाशिरा, ठीक है, अधोवाही महाशिरा। इन दोनों में से कौन सी बड़ी होती है? तो आप बताना कि ये जो हम लोगों की, इसको ये मिट गया है, इसको सही कर लेना, वेना कावा, अधोवाही और अपोवाही, अपोवाही। चलो, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी है? तो आप बताओगे इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों में भी जो सबसे बड़ी होती है वो होती है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है वेना कावा तो आप इसे ही करके आओगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वेना कावा भी दिया हुआ है, सुपीरियर भी दिया हुआ है, इन्फीरियर भी दिया हुआ है, या कुछ और बना के दे दे, तो फिर आप बताना कि सबसे बड़ी शिरा होती है इन्फीरियर वेना कावा। अब ये कहाँ कहाँ होती है ये सब बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। अभी आप सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते चलो, ये सब बताऊंगी अभी आगे चलकर। आ जाओ और फिर से बात करेंगे अब हम लोग आगे चलकर फिर से बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स की, धमनी और शिरा की। अच्छा, जब हम धमनी की बात कर रहे हैं तो मैम धमनी की और क्या क्या प्रॉपर्टी है? जब हम लोग किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या धमनी से करते हैं क्या? या अगर आप शिरा के बारे में नए पॉइंट बता रही हो तो क्या शिरा से ब्लड डोनेट करते हैं? तो चलिए ये पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। भाई धमनी के बारे में अगर बात करनी है तो धमनी से हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम का है बेटा कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं या कौन सी रुधिर वाहिकाएं रुधिर दाब से संबंधित हैं। तो धमनियों से ब्लड प्रेशर मापा जाता है बेटा। हमारा जो रुधिर दाब आता है ना, हमारा जो रुधिर दाब आता है वो धमनियों का ही रुधिर दाब होता है। कभी भी हम शिराओं का रुधिर दाब नहीं लेते। जब भी डॉक्टर या जब भी आप अपना बीपी मापते हो तो वो जो बीपी आपका आता है वो हमेशा धमनियों का प्रेशर होता है। तो कभी भी एग्जाम में प्रश्न आए कि रुधिर दाब का संबंध कौन सी रुधिर वाहिका से है, तो रुधिर दाब का जो संबंध होता है वो हम लोगों की धमनियों से होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। छोटू को थोड़ा सा आराम है, अब पहले से काफी बढ़िया है, अब धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, हम कह रहे हैं हृदय अंगों का क्या ले जाते हैं बेटा? रुधिर। मैंने एक पिछली क्लास में लिखवा दिया था, आज तो मैंने सिर्फ ये चीजें आपको शॉर्ट में रिवाइज कराई हैं। ये पूरा पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास जब आप देखोगे वहां पे मैंने लिखवा दिया था कि धमनियों का काम हृदय से अंगों तक रुधिर को ले जाना है। ये मैंने पूरा लिखवा दिया था वहां पर, ठीक है। आज तो सिर्फ मैंने आपको रिवाइज कराई हैं चीजें। तो भाई आप लोग याद रखना कि जब भी हम हमारा बीपी मापते हैं, रुधिर दाब मापते हैं, रुधिर दाब का संबंध हमेशा धमनियों से होगा। जो 120 से 80 अभी आगे इस चैप्टर में लिखवाऊंगी ये चीजें, तो जब ये आप लोगों का रुधिर दाब आएगा, ब्लड प्रेशर, वो हमेशा धमनियों का प्रेशर होगा। शिराओं से रुधिर दाब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मैम शिराओं से क्या करते हैं? तो शिराओं से ब्लड डोनेट किया जाता है बेटा, ब्लड डोनेट। जब भी हम अपना रुधिर दान करते हैं तो धमनी से रुधिर दान नहीं करेंगे। जब भी हम अपना रुधिर दान करते हैं तो शिराओं द्वारा करते हैं, रुधिर दान करते हैं। तो रुधिर दान किससे किया जाता है? धमनी से, शिराओं से, केशिकाओं से, लीवर से, ऐसे ऑप्शन आ जाए। तो रुधिर दान जब भी करेंगे ना हम लोग, तो हम लोग करते हैं शिराओं से रुधिर दान, ठीक है। समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं तो तुम आ जाओ स्टूडियो में किसी दिन, तुम्हारे ऊपर ही प्रैक्टिकल कर देती हूँ कुलदीप, है भाई। चलो आओ आगे बात करते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? मैंने बोला ना आपको ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये मैं अभी आगे सब लिखवाऊंगी। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो इतना होना चाहिए बेटा। ये हमारा सामान्य रुधिर दाब है, 120 से 80 mmHg होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर। तो इसको, इन सब पॉइंट्स को मैं आगे भी लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। अभी तो पॉइंट सुनते चलो तुम धमनी और शिरा के बारे में। तो समझ में आ गया? ब्लड प्रेशर हमेशा जब भी मापेंगे धमनी से मापेंगे। ब्लड हमेशा डोनेट करेंगे तो किससे करेंगे? शिरा से करेंगे। और शिरा में ही हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, बुखार होता है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन लगाना भी शिराओं का ही काम है। तो कभी भी पूछे कि जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं
तो वो इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, तो आप बताएंगे शिराओं में लगाया जाता है। जब भी डॉक्टर इंजेक्शन देगा वो शिराओं में ही देगा। यहाँ पे कभी बीमार हुए हो तो देखा होगा ना, डॉक्टर यहाँ से ही खून निकालता है, यहीं पर जब खून डोनेट करते हैं यहीं से खून निकाल कर डोनेट करता है, यहीं पर आपको वो लगाता है डॉक्टर दवाई इंजेक्शन में भरकर, तो ये सया यहाँ पे लगाता है। तो ये सब शिराएं हैं बेटा जो दिखाई दे रही हैं। धमनियों में क्यों नहीं लगाता भैया? धमनी तो दिखाई नहीं दे रही, शरीर के इतना ज्यादा अंदर है। सोचो इंजेक्शन फिर तो इतनी लंबी निडिल लेनी पड़ेगी, फिर वो इतनी लंबी निडिल अंदर डालनी पड़ेगी, तब जाकर धमनियों में पहुंचेगा दवाई या जो भी पहुंचाना है। तो भैया धमनियां तो अंदर है, दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं दवाई कहाँ चली जाएगी, लेकिन शिराएं ऊपर की तरफ ही है। तो इजीली है, छोटी सी निडिल इनके अंदर डालकर ब्लड निकाल लिया जाता है, अंदर दवाई डाल दी जाती है। ठीक है, समझ में आई? हाँ। अब जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड ही होगा। भाई शिराओं में जब गंदा खून मैंने बताया और शिराओं से ही हम खून दान कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि शिराओं में गंदा खून है और गंदा खून ही हम किसी को डोनेट कर रहे हैं। और गंदे खून का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना। गंदा खून का मतलब ये नहीं है कि उसमें HIV का वायरस भी है, उसमें भैया टाइफाइड का जीवाणु भी है, ऐसे नहीं होगा। हेपेटाइटिस का वायरस भी है। तो जब भी हम अपना ब्लड देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस है, जिसको HIV है, वो अपना ब्लड कभी भी डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ब्लड डोनेट ही नहीं कर सकता। ऐसा ब्लड तो दिया ही नहीं जाता किसी को भी। लेकिन अगर आपको HIV नहीं है, आप स्वस्थ हो, तो आप अपने शरीर का ब्लड डोनेट कर सकते हो। और वो डोनेट किया हुआ ब्लड सिर्फ इतना गंदा होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो वो तो भाई तुम्हारे शरीर में भी है, मेरे शरीर में अभी भी ये जो शिराएं हैं इनमें जो गंदा खून ही तो बह रहा है। तो क्या मैं मर गई? नहीं मरी, तो भैया अच्छे से काम चल रहा है सब कुछ। तो वही गंदा खून आपके फेफड़े अपने आप साफ कर लेते हैं। आपके फेफड़े बार बार खून को साफ करते हैं। देखो ऐसे ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते रहते हो। तो आपके खून में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े बाहर निकालते हैं और उसी खून में ऑक्सीजन मिलाकर उस खून को शुद्ध करते रहते हैं। तो इसीलिए जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं वो गंदा खून ही होता है प्यारे बच्चे। समझ में आई? वो गंदा खून ही होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। चलो, तो इतना पॉइंट्स आप लोगों ने समझ लिए। अब देखो, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे कि मैम जो हमारी धमनियां होती हैं इनका काम मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया। तो धमनियों की जो दीवारें हैं ना वो कैसी होती हैं? तो धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं बेटा, दीवारें मोटी होती हैं। ये प्रश्न आपको आता है एग्जाम में, स्टेटमेंट के तौर पर आता है कि इनमें से कौन सा कथन धमनियों के बारे में सही है। तो धमनियों की वॉल जो होती है थिक होती है, थिक वॉल होती है धमनियों की। अभी बताती हूँ कैसे। पहला पॉइंट तो ये लिखो, ठीक है। जबकि शिराओं की जो वॉल होती है वो पतली होती है। जो शिराओं की दीवारें हैं वो पतली होती हैं। शिराओं की दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं बेटा। तो इनमें से किसकी दीवारें मोटी होती हैं? ऐसे प्रश्न आ जाएं, शिराओं की, धमनियों की, दोनों की, केशिकाओं की। तो आप बताना, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, इनकी दीवारें होती हैं थिन वॉल्स होती हैं जो शिराएं होती हैं इनकी। अब मैम वॉल्स समझ नहीं आई, चलो आओ समझाती हूँ। देखो, मान लो ये है तुम्हारी धमनी, भाई पतली पतली नलिकाएं हैं मैंने बताया था। तो ये तुम्हारी धमनी है। तो ये जो धमनी की दीवारें हैं ना, ये जो धमनी बनी हुई है ये बड़ी मोटी सतह से बनी होती हैं ऐसे। धमनी की दीवारें बड़ी मोटी होती हैं ऐसे। ये धमनी है आप लोगों की। तो धमनी की जो वॉल है ये बहुत मोटी होती है बेटा। जो धमनी की आर्टरी की जो वॉल है ये बड़ी मोटी होती है। जबकि मैम अगर शिरा की बात करें तो मान लो ये शिरा है ऐसे, ये शिरा है। तो देखो शिरा की जो दीवारें हैं वो पतली हैं इसके कंपैरिजन में, है ना। तो धमनी ऐसी दिखेंगी आपको, धमनी की जो दीवारें हैं वो इतनी मोटी होती हैं और जो शिरा होती हैं, शिरा की दीवारें होती हैं पतली। तो ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब क्यों मैडम जी धमनी की दीवारें मोटी क्यों हैं और शिरा की दीवारें पतली क्यों हैं? तो धमनी जो होता है ना, इनके अंदर जो ब्लड बहता है वो हाई प्रेशर के साथ बहता है। धमनियों के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है बेटा। जो आपकी धमनियों में खून बह रहा है ना वो उच्च दाब के साथ बह रहा है, उच्च दाब के साथ आपकी धमनियों में खून बह रहा है। तो धमनियों में हमेशा हाई प्रेशर होता है ब्लड का, हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ऐसा लिख लीजिए, हमेशा हाई ब्लड प्रेशर होता है धमनियों में। धमनियां जो होती हैं इनमें खून बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। अब भैया जैसे कि एक पाइप ले आए आप, पानी वाला
जो समरसीबल लगता है ना आपके घरों में, अब समरसीबल में प्रेशर बहुत अच्छा आता है पानी का, तो समरसीबल का पाइप भी अलग आता है, वो मोटा अच्छा खासा मोटा पाइप होता है जो उस प्रेशर को झेल पाए। अगर कोई नॉर्मल सा पाइप लगा दोगे तो पाइप फट जाता है पानी के प्रेशर से। तो वैसे ही आपकी धमनियों की दीवारें मोटी हैं बेटा, क्योंकि आपकी धमनियों में जो ब्लड बह रहा है ना वो बड़े प्रेशर के साथ बह रहा है, जिससे आपकी धमनियां फटे ना, ब्लड के प्रेशर को झेल जाए, इसीलिए आपकी धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। तो धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती है? क्योंकि धमनियों में क्या होता है प्यारे बच्चे, उच्च रक्तचाप होता है, उच्च रक्तदाब होता है, जिससे धमनियों में प्रेशर बड़ी तेज रहता है खून का। जबकि शिराओं की जो दीवारें हैं वो पतली हैं। क्यों है? क्योंकि शिराओं के अंदर होता है लो ब्लड प्रेशर, शिराओं के अंदर होता है लो ब्लड प्रेशर। शिराओं में खून बड़े आराम आराम से बहता है, एकदम आराम से प्रेशर जा रहा है। अब आपने देखा है टंकी में कई बार प्रेशर नहीं आता, तो टंकी में कई बार प्रेशर नहीं आ रहा तो हल्के से पाइप लगाने पर भी वो पानी ऐसे धीरे धीरे आगे को चलता रहता है, पाइप फटता ही नहीं है ना? समझ में आई? आर्टरी में WBC बहुत है क्या मैम? बेटा WBC तो आपके पूरे शरीर में भरा हुआ है, आपका जो खून है वो पूरा मिक्सचर ही है WBC, RBC, प्लेटलेट का। तो हर तरीके के खून में आपको WBC मिलेगी, तो चाहे वो धमनी का खून हो, चाहे वो शिरा का खून हो, WBC हर जगह मिलेंगी। ठीक है, समझ में आई? चलो, तो बेटा लो ब्लड प्रेशर होता है हमारी शिराओं के अंदर, निम्न रुधिर दाब यहां पर होता है, निम्न रुधिर दाब। तो भाई निम्न रुधिर दाब है तो आराम से, ये धमनियां पतली है तो फटेंगी भी नहीं, आराम से खून बहता रहेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गई ना बात? तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चल रहा है? आ जाओ अब आगे बात कर रहे हैं। तो धमनी की दीवारें मोटी इसलिए क्योंकि हाई प्रेशर होता है ब्लड का, ज्यादा मोटी दीवारें चाहिए। भाई आपको सीधी सी बात है, जब भी आप घर बना रहे हो तो नीचे की जो नींव भरवाते हो वो काफी चौड़ी करवाते हो। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली दीवारों का प्रेशर उसी पे रहता है। तो आपकी धमनियों की जो दीवार है उन पर प्रेशर पड़ रहा है खून का, जब खून बह रहा है आपकी नसों में, तो जिससे वो फटे ना, इसलिए धमनी की दीवारें मोटी होती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब धमनी के बारे में ना एक पॉइंट और लिख लेना, धमनी के अंदर आपको कपाट नहीं पाए जाते। तो लिख लीजिएगा, कपाट नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते। ये क्या नई बात है मैडम जी? कपाट तो पहले लिखो फिर समझाती हूं। कपाट को बोला जाता है वॉल्व। ठीक है, वॉल्व। कई बार तुमने सुना है जन्माष्टमी का व्रत होता है तो बोलते हैं भगवान जी के दर्शन हो गए, कपाट खुल गए, जन्म हो गया श्री कृष्ण का। तो कपाट का मतलब होता है दीवारें या दरवाजे, कपाट का मतलब होता है दरवाजे। तो आपकी जो धमनियां है ना उनके बीच बीच में रुकावट के लिए दरवाजे जैसी कोई संरचना नहीं होती, तो धमनियों में कपाट नहीं होते। कपाट को बायोलॉजी में बोलते हैं वॉल्व। वॉल्व आर नॉट प्रेजेंट। ये भी प्रश्न आता है कि धमनियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप बताते हो कि धमनियों में कपाट पाई जाती हैं, ऐसे प्रश्न दे देगा लिखकर, ऐसे स्टेटमेंट देखेगा, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला धमनियों में कपाट नहीं पाई जाती और पेपर में लिख रहा है धमनियों में कपाट पाई जाती है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये सारे पॉइंट ऐसे करके आपको स्टेटमेंट के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो भाई धमनियों में कपाट नहीं होते, ये बात भी अभी समझाऊंगी क्यों नहीं होते। पहले शिराओं के बारे में लिख लो। तो धमनियों में नहीं होते तो किस में होते हैं? शिराओं में होते हैं भैया, कपाट पाए जाते हैं। तो शिराओं के अंदर कपाट हमें देखने को मिलते हैं। मुझे बताएं चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी बताओ। वॉल्व आर प्रेजेंट, जल्दी से बताओ, फिर मैं केशिकाओं की तरफ बढ़ने वाली हूं। धमनी और शिराओं के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं? जल्दी से बोलो। कपाट बेटा दरवाजे जैसी संरचना को आप कह सकते हो। मान लो ये तुम्हारी धमनी है, ये तुम्हारी धमनी है बेटा, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी धमनी है, क्लियर। अब धमनी में जो खून बह रहा है बड़े प्रेशर के साथ बह रहा है, बड़े प्रेशर के साथ। अब बड़े प्रेशर के साथ खून बह रहा है तो धमनी में या बीच बीच में ऐसे ऐसे रुकावट नहीं हो सकती, ये है कपाट। इनको बोलते हैं बेटा कपाट, जो बीच बीच में कुछ संरचनाएं आपको मिलेंगी, दरवाजे जैसी कोई संरचनाएं, इनको बोलते हैं वॉल्व। ठीक है, तो धमनी के अंदर ऐसे आपको वॉल्व नजर नहीं आएंगी, ऐसे ऐसे दरवाजे जैसी संरचनाएं नजर नहीं आएंगी। क्यों नहीं नजर आएंगी? क्योंकि बड़े हाई प्रेशर के साथ खून बह रहा है भैया,
है ना। हाई प्रेशर के साथ खून बह रहा है तो ऐसा समझो भाई तुम बड़ी तेजी से भागे आ रहे हो और तुम्हारे सामने कोई चीज आ जाए तो बड़ी तेजी के साथ उससे टकराओगे और गिरोगे, धड़ाम से चोट लगेगी फिर। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे चल रहे हो तो सामने से कोई भी आ जाए तुम भी रुक जाओगे उसको देखकर और उस चीज से तुम टकराने से बच जाओगे, चोट भी नहीं लगेगी। तो भाई खून बड़ी तेजी के साथ बहा आ रहा है धमनियों के अंदर। अब कोई बीच में अगर ऐसी कोई संरचना आ गई रुकावट वाली तो धमनियों की दीवारों पर खून अपना प्रेशर डालेगा। ऐसे धमनियों की दीवारें मोटी हैं, खून नॉर्मली नहीं फट रही हैं, लेकिन अगर कोई खून के सामने चीज आ गई तो रुकावट पैदा होगी और खून यहां टकराकर ऐसे धमनियों की दीवारों पर प्रेशर डालेगा जिससे धमनी की दीवारें फट जाएंगी और खून आपके शरीर के अंदर वाले हिस्सों में बह जाएगा। तो कई बार जब हमें चोट लगती है तो यही होता है कि धमनियां वगैरह कट जाती हैं जिससे कि अंदर की तरफ ही हमारा खून जो है वो जमा हो जाता है। तो धमनियों में कपाट नहीं होते। जबकि शिराओं के बारे में अगर बात करें, ये शिरा है, शिरा में जो खून बह रहा है हम लोगों का वो बड़े आराम आराम से जा रहा है, ऐसे आराम आराम से। तो जब तुम आराम आराम से जाते हो तो बीच में कोई रुकावट आ भी जाए तो तुम उसको आराम से क्रॉस कर लेते हो। तो खून बड़े आराम आराम से बह रहा है ऐसे धीरे 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 धीरे, यहाँ को रुकावट आके फिर आगे को बढ़ गया ऐसे धीरे 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 ऐसे। तो इनके अंदर कपाट पाई जाती हैं। तो शिरा के अंदर कपाट पाई जाती हैं बेटा। ये पॉइंट मैंने अभी पीछे आपको लिखवा दिया है। तो क्लियर हुआ भाई कॉन्सेप्ट। तो इतनी चीजें हैं जो धमनी और शिरा के बारे में आपको याद कर कर चलती है। ठीक है, समझ में आई। हिंदी वालों के याद करना है। मैम पेपर में इंग्लिश में बेटा दोनों तरीके का आता है पेपर, बायलिंगुअल। हिंदी का क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है वही फिर इंग्लिश में इधर लिखा हुआ होगा। तो जो आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे वो साइड में इंग्लिश में देख सकते हो, जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे वो साइड में हिंदी में देख सकते हो। पेपर बायलिंगुअल आता है। ठीक है। रुधिर ब्लड होता है, कपाट क्या होते हैं? रुधिर ब्लड होता है, कपाट बेटा वॉल्व। अभी तो लिखा, देखो ये लिख रहा वॉल्व, कपाट को हम वॉल्व बोलते हैं इंग्लिश में। देखो मैंने लिख भी रखा है वॉल्व, तो कपाट को हम लोग वॉल्व बोलते हैं, वॉल्व। ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करेंगे केशिका की। तो धमनी और शिरा को तो पढ़ लिया, तीसरे प्रकार की जो रुधिर कोशिकाएं हैं केशिका, इनके बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो भाई केशिका जिसको बोलते हैं हम कैपिलरी, जो कैपिलरीज होती हैं इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट बेटा सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं ये, सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं, सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, रुधिर वाहिकाएं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी रुधिर वाहिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स के नाम से ये जानी जाती हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। मैम ये क्या काम करती है केशिका? जैसे धमनी ने तो हृदय से खून अंगों तक पहुंचाया और शिराओं ने अंगों से खून वापस हृदय तक पहुंचा दिया, तो भैया ये क्या करती हैं? तो बेटा ये जो होती हैं ये धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती हैं। मान लो ये धमनी है, ये शिरा है और ये बीच में केशिका है, तो इधर धमनी है और इधर ये शिरा है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं ये आपकी केशिका। तो ये क्या काम करेंगी? धमनी और शिरा को जोड़ती हैं, धमनी और शिरा को जोड़ती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज में सारी चीजें आपको समझाती चल रही हूँ। धमनी और शिरा को जोड़ना, तो रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जब भी पेपर में भूलोगे तो कॉन्सेप्ट याद करना और समझना चीजों को। इनका काम क्या होता है? धमनी और शिरा को जोड़ना। जॉइंट लिख लीजिएगा भाई, जॉइंट आर्टरी, जॉइंट आर्टरी टू वेन। तो आपकी धमनी को आपकी शिरा से जोड़ने का काम करती हैं ये केशिका। मान लो ये धमनी है ऐसे करके, ठीक है, और ये बीच बीच में होती हैं ऐसे केशिका, ये रही केशिका। आधी केशिका इधर को जुड़ी हुई है और आधी केशिका इधर को जुड़ी हुई है, ये। ठीक है, ये और ये है आप लोगों की शिरा, ये है आप लोगों की शिरा। तो ये धमनी हो गई, ठीक है, आर्टरी हो गई बेटा, आर्टरी, और ये हो गई आपकी वेन यानी कि शिरा, ये हो गई शिरा यानी कि वेन, और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये है केशिका, ये है केशिका। पिक्चर्स में आपको दिखाती, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अभी डायरेक्ट हॉस्पिटल से क्लास लेने के लिए आ रही हूँ, तो पीडीएफ वगैरह भी मेरी रेडी नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला और ना ही वहाँ मेरे पास बुक या पेपर कॉपी पेन कुछ नहीं था जो मैं पीडीएफ बनवाकर आप लोगों के लिए पिक्चर वगैरह लगवाती है ना। तो आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, हो सकता है कि कल भी करना पड़े, लेकिन आपको चीज़ें जो मैं डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। ठीक है,
मैम बुखार किस कंडीशन में होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेटा बुखार किसी भी कंडीशन से हो सकता है। बुखार आपके शरीर में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन चल रहा हो उसकी वजह से हो सकता है। आपके दिमाग की कोशिकाएं अच्छे से काम नहीं कर रही हो तब हो सकता है। आपके लीवर में कोई पस पड़ गया हो, लीवर के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो उसकी वजह से हो सकता है। तो किसी भी वजह से जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत चलेगी तो आपकी बॉडी सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगी बुखार के द्वारा। तो बुखार सबसे पहला सिम्टम है किसी भी इन्फेक्शन को लेकर आपके शरीर में अगर दिक्कत चल रही है उस चीज का। ठीक है, चलो आगे। धमनी और शिरा में किस प्रकार की गति होती है? गति, ऐसी गति तो नहीं पूछेगा, ये नॉर्मल ब्लड आपके शरीर के अंदर जो फैलता है, ये मतलब आपका जो ब्लड है, जैसे कि आपने बताया कि 120 से 80 mmHg और ब्लड प्रेशर हमारा होता है, तो ये कोई ऐसी बेसिक गति नहीं है, बट इसको हम मिलीमीटर मरकरी में मापते हैं। तो ऐसा आप बता सकते हो कि हमारे शरीर के अंदर जो धमनी और शिराओं के अंदर खून है, या बेसिकली धमनी में जो खून है उसकी गति को हम किस यूनिट में मापते हैं? तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, ये जो आप लोगों की केशिकाएं होती हैं मैम, इनके बारे में तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट ये है कि इनमें कैसा खून होता है। धमनियों में शुद्ध खून था और जो शिराएं थी उनमें अशुद्ध खून था। ठीक है, लेकिन मैम ये जो आप लोगों की केशिकाएं होती हैं इनमें कौन सा खून होता है? तो आप बताओगे यहां पर मिलता है मिश्रित खून, यहां होता है मिश्रित रुधिर, इनके अंदर मिश्रित रुधिर पाया जाता है। ठीक, मिश्रित रुधिर पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर होता है मिक्स्ड ब्लड, यहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चे मिक्स्ड ब्लड। क्लियर? तो ये भी पूछा जा सकता है कि शरीर के अंदर वो कौन सी रुधिर वाहिकाएं हैं जिनमें मिश्रित खून होता है। मतलब थोड़ा सा खून धमनियों से अच्छा वाला आ गया और थोड़ा सा खून शिराओं से गंदा वाला आ गया। तो ये रेड कलर में अच्छा वाला खून है और ये ग्रीन कलर में गंदा वाला खून है, ऐसा समझ लो। तो दोनों खून इसमें आकर मिल जाते हैं केशिकाओं में, तो केशिकाओं में हमेशा मिश्रित खून रहता है। अच्छा और गंदा खून दोनों मिश्रित रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर ये बोलते हैं टाइफाइड बॉडी में कुछ रहता है। टाइफाइड तो बेटा एक फीवर का नाम है। टाइफाइड जो होता है वो आपकी आंतों का बुखार है। आपकी आंतों में एक बैक्टीरिया होता है सॉल्मेनेला टाइफी, अगर वो इन्फेक्शन कर रहा है बार बार तो उससे बुखार आएगा। बेटा बुखार मलेरिया में भी आता है, बुखार डेंगू में भी आता है, बुखार हर बीमारी में आता है। ठीक, समझ में आई? चलो बोर्ड PDF सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो केशिका के बारे में इतने पॉइंट्स है जो याद करने थे। अब आ जाओ आगे की कहानी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे की कहानी। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी, और वैसे भी अब टाइम हो चला है, लेकिन सुन लो सारी चीजें। देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ दिल का जो आपकी संरचना है उसके बारे में, हृदय की संरचना, कि आपका जो दिल है वो कैसी स्ट्रक्चर है। हृदय के बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं बात। तो हृदय की संरचना तो थोड़ी सी बताऊंगी मैं आपको कल की क्लास में। अभी जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है इसमें मैं आपको थोड़ा दिल के बारे में बता देती हूँ चीजें। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे हृदय, हेडिंग डालेंगे दिल। तो मैंने आपको देखो क्या बताया था आज की क्लास में कि जो हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम है, पहले हम इस वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे, यानी धमनी, शिरा और केशिका तीनों के बारे में पढ़ लिया, ये पॉइंट क्लियर। आ जाओ अब बात करेंगे तुम्हारे हृदय के बारे में। अब बात करेंगे आप लोगों के हृदय के बारे में। हेडिंग देंगे हृदय यानी कि हार्ट, हेडिंग देंगे हृदय यानी कि हार्ट। आओ पहला पॉइंट, आपको पूछेगा हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं। हृदय का अध्ययन, तो भाई हृदय का जो अध्ययन होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है? स्टडी ऑफ हार्ट। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी आपको आता है, तो आप बताओगे कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है ना, तो ऐसा नहीं है किसी डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ, मैम इतनी गर्मी क्यों लगती है? गर्मी हो रही है बेटा, टेम्परेचर बाहर 45-41 के आसपास है तो गर्मी तो लगेगी ही। ठीक है, अब तुम कहने लगो मैम सर्दी क्यों लगती है, तो भैया जब टेम्परेचर कम होता है सर्दी लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी फीलिंग करती है गर्मी और ठंडी की, तो इसीलिए हमें लगती है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन अभी दूंगी, आ जाओ पहले इसको लिख लो, कार्डियोलॉजी। तो दिल के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया? कार्डियोलॉजी होता है दिल का अध्ययन। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसको दिल के डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। ठीक है, दिल के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो उसको ले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास।
ठीक, चलो आगे बात करते हैं मैम, हमारे हृदय में वजन कितना होता है, हमारा हृदय कितने किलो का या कितने ग्राम का होता है। तो भाई ऐसा तो है नहीं भैया आपका हृदय कई किलो का है, जो तुम्हारा दिल होता है इसका जो वजन होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है। 300 से 350 ग्राम का हमारा दिल होता है। तो 300 से 350 ग्राम वजन होता है सिर्फ हमारे दिल के अंदर। लेकिन इतना वजनदार ऑर्गन है ना, अगर दिल खराब हो गया तो सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे, क्योंकि भैया खून की जो सप्लाई कर रहा है सारे अंगों को वो यही कर रहा है दिल। दिल खराब हो गया तो भैया खून की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, खून की सप्लाई बंद हुई तो आपके ऑर्गन जो हैं वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो यहीं से मैं आपको कल की क्लास में चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू करूंगी। आओ आज जो मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रही थी उन क्वेश्चंस को आपको दिखा देती हूँ, और ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करने हैं बेटा, मैं इनको पीडीएफ में डलवा दूंगी, ये पीडीएफ डलवा दूंगी। मैंने ईयर भी मेंशन करे हुए हैं जो आप लोगों को पूछे हुए हैं जिस ईयर में ये, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है सारे क्वेश्चन बेटा, पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया है, और इसको अब आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद करोगे, इनका आंसर मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी बेटा, ठीक है। इनका आंसर, सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। समझ में आई बातें? तो अभी आपके लिए एक वर्कशीट की तरह मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। मैं अभी पीडीएफ में ही लगवा दूंगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपके सामने ये 10 क्वेश्चन है, इनका आपको आंसर करना है, अपने आप करोगे, और जिससे आप पिछले टॉपिक को एग्जामाइन कर पाओगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार आरआरबी ने या रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितना ये टॉपिक आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं पीडीएफ में अटैच करवा दूंगी इस वाली पीडीएफ को भी, या ये वाली पीडीएफ अभी मैं अपलोड करवा देती हूँ पहले, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के 10 तारीख के ही रेडी हुए, 10 के नहीं, मतलब जो आप लोगों की क्लास थी, 2 दिन से क्लास नहीं हो रही है ना, तो 2 दिन पहले के ही मैंने तैयार करवा के रखे हुए थे, बट उसी बीच बेटे की तबीयत खराब हो गई तो क्लास नहीं ले पाई थी, इसीलिए अब मैं इस पीडीएफ को आपको डलवा दूंगी। ये क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से बैठकर, और कल की क्लास में इनका आंसर मैं बता दूंगी, फिर आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ा चुकी हूं तो आपको खुद एनालाइज करना है कि कितना टॉपिक समझ में आया और कितना नहीं, ठीक है। तो भाई अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है। क्या करेंगे, याद खाए जाए या खाए, बेटा गर्मी है, गर्मी के अंदर आप लोगों को खीरे हो गए, तरबूज हो गए, खरबूज, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, और धूप पे निकलने से बचो, ठीक है, यही करना है। चलो तो बेटा धन्यवाद, अब मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंचती हूँ बेटे के पास, ठीक। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई को करते चले, पेपर की डेट अभी नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करवाएंगे, चाहे मैराथन लेनी पड़े आगे, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।